नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए अकबर को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम क्या है, अकबर को पढ़ रहे थे। हमने देखा कि अकबर किस तरह से किन विकट परिस्थितियों के अंदर भारत का बादशाह बनता है, किस तरह से बैरम खां इनका साथ देता है। इसके बाद हमने पेटीकोट शासन को देखा कि पेटीकोट शासन क्या रहा। देखा हमने किस तरह से अकबर ने अपने आप को पेटीकोट शासन से अलग किया, और उसके बाद हमने किस चीज का जिक्र किया था, गुजरात अभियान का। किसका? गुजरात अभियान का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अकबर गुजरात का विजय अभियान चलाता है, और उसके बाद पहली बार समुंदर या खंबार की खाड़ी को देखता है, और यहीं पे क्या है, पुर्तगालियों से मिलता है। तो इसी के साथ हमने क्या किया था, अपने इस अध्याय का समाप्त किया था लास्ट टाइम। आज हम इससे आगे पढ़ने का काम करते हैं। हम देखेंगे अकबर के जीवन में आगे कौन सी घटनाएं घटती है। तो सबसे बड़ी घटना की बात करें तो राजपूतों का अभियान आएगा। कौन सा आएगा? राजपूतों के अभियान को हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये अभियान क्या था। देखिए इसका राजपूतों पे अभियान, राजपूतों पर अभियान, या मैं कहूं राजस्थान अभियान। अकबर क्या काम करता है? राजस्थान अभियान या राजपूतों पे अभियान चलाता है, क्योंकि जिस वक्त अकबर दिल्ली में राज कर रहा है उसी टाइम क्या है कि जो राजस्थान का क्षेत्र लगता है, वो राजस्थान का क्षेत्र किसके अधीन आता है? राजपूतों के अधीन आता है। और इसीलिए अकबर क्या काम करता है? राजपूताना अभियान शुरू करता है, जिसके तहत वो अलग अलग राजस्थान राज्य जैसे जोधपुर हो, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सारे क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता है। ठीक है ना। तो इसी एवज में अकबर क्या स्टार्ट करता है? राजपूतों पे अभियान शुरू करता है। अभियान के लिए क्या काम करता है? शांत नीति अपनाता है। कैसी नीति? शांत नीति अपनाता है, मतलब ऐसी नीति का अनुसरण करता है जिसके तहत इसको युद्ध न करना पड़े। इसीलिए क्या काम करता है? 1570 में, कब? 1570 में। देखिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीएससी को लेके, तो इनको याद जरूर रखना है। ओके, तो नागौर दरबार का आयोजन होता है। किसका? नागौर दरबार का आयोजन होता है। मतलब नागौर में एक दरबार बुलाया जाता है जिसके अंदर अकबर खुद भाग लेता है, और राजस्थान के जो दूसरे राजपूत हैं उन राजपूतों को क्या करता है? न्यूनता देता है कि आप इस दरबार में आइए। इस दरबार की भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका यह रही थी कि अकबर ने सीधे रूप से राजपूतों के सामने यह कंडीशन रख दी थी कि आप क्या करिए, मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। मतलब आप क्या करिए, अपने क्षेत्र को मेरे अधीन कर दीजिए। हालांकि राज आप करेंगे, जबकि उस पे जो परचम लहराएगा वो किसका लहराएगा? मुगल सल्तनत का लहराना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी एवज में क्या होता है, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। ओके, तो चलिए इसके अंदर भाग लेने वाले कुछ राजाओं के बारे में देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। ओके, जोधपुर का एक राजा है चंद्रसेन। कौन है? चंद्रसेन। चंद्रसेन क्या काम करता है? चंद्रसेन इनकी कंडीशन को मानने से इनकार कर देता है, या मैं कहूं इनकी अधीनता अस्वीकार कर लेता है। कहता है कि मैं आपके अधीन काम नहीं करने वाला। कौन कहता है? जोधपुर का चंद्रसेन। एक याद रखना है, इसका बड़ा भाई है। कौन है इसका? बड़ा भाई मोटा राजा। नाम क्या देखने को मिलता है उनका? मोटा राजा उदय सिंह। कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह क्या काम करता है? ये गुलामी या स्वाधीनता क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। मुख्य रूप से याद रखना है जोधपुर के कॉन्सेप्ट में कि जोधपुर में कौन है? चंद्रसेन है, जो इनकी अधीनता को अस्वीकार कर देगा, कहेगा मैं आपके अधीन काम नहीं करने वाला। जबकि इनका बड़ा भाई कौन है?
मोटा राजा उदय सिंह ये क्या काम करते हैं, जोधपुर से हैं और ये क्या काम करेंगे, अकबर की अधीनता, किसकी, अकबर के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दरबार कौन लगवा रहा है, अकबर लगवा रहा है, तो अकबर की अधीनता क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। ओके, इसके अलावा बीकानेर के कल्याण राव, कौन, बीकानेर के कल्याण राव, ये भी क्या करेंगे, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। और जैसलमेर के हर राय, कौन है, जैसलमेर के हर राय, ये दोनों भी क्या करेंगे, बिल्कुल मोटा राजा उदय सिंह की तरह क्या करेंगे, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे कि हम क्या है, आज से मुगलों के अनुसार या अकबर के अनुरूप कार्य करेंगे, जैसा आदेश अकबर की तरफ से आएगा हमारे राज्य में भी बिल्कुल उसी तरह का काम होगा। तो देखिए यहां 3-4 राजाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा जिक्र करना पड़ता है मेवाड़ का, किसका, मेवाड़ का। मेवाड़ देखिए अपने आप में बड़ा विस्तृत क्षेत्र है और यहां के राजा कौन है, महाराजा प्रताप सिंह। ओके, जिनको की अकबर के अनेक युद्ध इनके सामने देखने को मिलेंगे, किसके खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ। और अंत में देखेंगे कि किस तरह से मेवाड़ का जो शासक है उसकी मृत्यु के ऊपर भारत का इतना बड़ा सम्राट रोता है। तो चलिए मेवाड़ में कौन है, महाराणा प्रताप। ओके, तो ये कहां राज कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से राज कर रहे हैं कहां पे, मेवाड़ वाले क्षेत्र में राज करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए एक बार के लिए कहानी आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि नागौर दरबार का आयोजन 1570 में होता है। जोधपुर से कौन है, चंद्रसेन है, जो कि अधीनता स्वीकार नहीं करते। इनके बड़े भाई है कौन, राजा मोटा राजा उदय सिंह, ये अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा बीकानेर के राजा कल्याण और जैसलमेर के राजा हर राय क्या काम करेंगे, इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। जबकि मेवाड़ से कौन है, महाराणा प्रताप जो है ये क्या काम करेंगे, इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देंगे और सीधे रूप से महाराणा क्या काम करेंगे, यहां पे युद्ध की मांग करें, क्या करेंगे, एक तरह से युद्ध की मांग करेंगे। युद्ध की मांग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नागौर दरबार हुआ था उसमें यह कहा गया था कि जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उसे क्या करना पड़ेगा, मुगलों से युद्ध करना पड़ेगा या मुगल सेना का उनको सामना करना पड़ेगा। तो इसी एवज में मुख्य जो कहानी रहती है वो मेवाड़ के महाराणा से संबंधित रहती है और यहां से हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं मेवाड़ का क्षेत्र कितना बड़ा है। देखिए एक तो ये क्या है, राजस्थान के दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, मेवाड़ स्थित है। यहां पे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़, उदयपुर क्या है, मुख्य रूप से किस में आते हैं, मेवाड़ में आते हैं। कौन से, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरगढ़ और उदयपुर, ये किस क्षेत्र में आते हैं, मेवाड़ वाले क्षेत्र में आते हैं। तो इस नजर से देखा जाए तो मेवाड़ क्या है, अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है जिस पे अधिकार करना कौन चाहता है, अधिकार चाहता है अकबर। देखिए एक कहानी और यहां पे जानना बड़ी जरूरी होती है कि अकबर अपना बहुत बड़ा समय मेवाड़ को जीतने में लगाता है। एक बहुत बड़ा समय कहां लगाएगा, मेवाड़ को जीतने में लगाएगा। कारण देखिए, कारण क्या है कि जो मेवाड़ का क्षेत्र है ये दक्षिण में जाने, भारत के दक्षिण में जाने की क्या है, कुंजी है, एक चाबी की तरह काम कर रहा है। इसी रास्ते से कहां जाया जाता है, दक्षिण जाया जाता है। और अकबर क्या है, राजस्थान नहीं जीतना चाहता था, उसका मेन टारगेट क्या था, मेन टारगेट था दक्षिण को। परंतु जब तक मेवाड़ पे उसका अधिकार न हो जाए तब तक क्या है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए उसने क्या काम किया, अपना प्रारंभिक ध्यान सारा का सारा कहां लगाया, मेवाड़ पे लगाया। तो चलिए मेवाड़ की कहानी अब शुरू करते हैं कि मेवाड़ की कहानी क्या है। देखिए मेवाड़ की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स का नाम थोड़ा सा और हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। राजस्थान में जिनके नाम पे कार्ड बनते हैं, भामाशाह, भामाशाह का भी संबंध देखने को मिलेगा जब हम महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए 1570, कब, 1570 में महाराणा
महाराणा क्या है, मेवाड़ के राजा बनते हैं। कहां के बनते हैं, मेवाड़ के राजा बनते हैं, ठीक है ना। और मेवाड़ का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, काफी बड़ा ये क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सारे सारे किस में आते हैं, हमारे मेवाड़ क्षेत्र के अधीन आते हैं, ठीक है ना। एक दो लिख देता हूं, चलिए, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये किस में आ रहे हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से याद रखना है, बांसवाड़ा चाहे इतना मत याद रखना, पर चित्तौड़ को अक्सर पूछ लेते हैं कि चित्तौड़ किस क्षेत्र के अधीन आता था, तो ये किस में आएगा, मेवाड़ क्षेत्र के अधीन आएगा। तो 1570 में जिस वक्त नागौर दरबार होता है, उसी वक्त कौन है, महाराणा मेवाड़ के क्या बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं। और सीधे रूप से इन्होंने क्या है, इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, या मैं कहूं अकबर की गुलामी इनको ना कबूल थी। तो इसी एवज में क्या काम करते हैं, अकबर जो है, अकबर महाराणा से युद्ध नहीं चाहता। किसे, महाराणा से युद्ध नहीं चाहता था। यह बात जरूर याद रखनी है कि अकबर महाराणा से युद्ध नहीं चाहता था। कारण क्या है, कारण यह है कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल, 4 क्या है, शिष्टमंडल, मंडल किसके दरबार में भेजे थे, महाराणा प्रताप के दरबार में अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, या मैं कहूं 4 ऐसी शख्सियत को भेजा था जो महाराणा प्रताप को यह समझा सके कि आप क्या करिए, आप अकबर की गुलामी या अधीनता स्वीकार कर लीजिए और बदले में जो होने वाला विनाशकारक युद्ध है उस युद्ध को टाल दीजिए। तो आपको ये 4 शिष्टमंडल है, इनका थोड़ा सा समय याद जरूर रखना पड़ेगा, या ये किसके समय में ये आते हैं, या कौन इस शिष्टमंडल को लेके आता है, ये जरूर याद रखना है। तो बात करते हैं प्रथम शिष्टमंडल, किसकी, प्रथम शिष्टमंडल की बात करें तो 1572 में कब आता है, प्रथम 1572 में पहला शिष्टमंडल आता है जलाल खान। कौन है, जलाल खान के नेतृत्व में क्या आता है, पहला शिष्टमंडल आता है महाराणा प्रताप के दरबार में, और महाराणा को समझाता है कि आप ऐसे करिए, युद्ध को छोड़ दीजिए, युद्ध वाले रास्ते की तरफ मत जाइए, और आप क्या करिए, मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो अकबर क्या काम कहता है, अकबर इसको महाराणा प्रताप इसको पूर्ण रूप से ठुकरा देते हैं। ठुकराने के बाद क्या होगा, दूसरा शख्स कहेगा कि चलिए जहांपना ऐसा करते हैं कि मैं जाता हूं दरबार में और मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और इस बार भेजते हैं मान सिंह को। इसको मान सिंह को भेजते हैं, कौन, अकबर भेजते हैं, ठीक है ना। मान सिंह कब आएगा, 1573 में आएगा। कब आएगा, 1573 में आएगा। मान सिंह किसके दरबार में आएगा, तो ये आएगा महाराणा के दरबार में। और यहां पे क्या है, देखिए ये जो मान सिंह है ये भी एक तरफ राजपूताना है और दूसरी तरफ महाराणा भी क्या है, एक तरफ राजपूताना है। तो आरंभिक में इनमें कहानी ये होती है कि जहांपना ऐसे करता हूं, मैं भी एक राजपूत हूं, वो भी एक राजपूत है, हम जाके आपस में डिस्कशन करते हैं, हो सकता है मामला सलट जाए। परंतु दरबार में आने के बाद कहानी कुछ अलग हो जाती है। मामला इतना ज्यादा गरमा जाता है कि ये जो दूसरा जो शिष्टमंडल आता है 1573 में, यहां पे जो हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी जो है, इस हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि कहां तैयार होती है, इस दूसरे शिष्टमंडल में होती है। यहां मान सिंह सीधे रूप से ललकारते हैं महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए, और इसी के साथ क्या होती है, हल्दी घाटी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे मंडल की। थर्ड मंडल कौन लेके आए, थर्ड मंडल लेके आएगा भगवंत दास। कौन, भगवंत दास क्या है, तीसरे शिष्टमंडल को लेके आएंगे अकबर महाराणा को समझाने के लिए। कौन भेज रहा है, अकबर लगातार ये शिष्टमंडल भेज रहा है, पर भगवंत दास के भी शिष्टमंडल को क्या है, ठुकरा दिया जाता है। और अंत में आता है चौथा राजा टोंडरमल के। कौन, फोर्थ लेके आता है टोंडरमल। टोंडरमल चौथे शिष्टमंडल को लेके आता है, चौथे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता है, और इस चौथे शिष्टमंडल भी क्या रहता है, असफल रहता है। महाराणा अपनी बात पे अड़िग है कि मैं किसी भी हालात में
मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला, चाहे मेरे को कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न लड़ना पड़ जाए। तो ये 4 शिष्टमंडल है, जरूर याद रखना है। पहला कौन लेके आएगा? जलाल खान लेके आएगा। कब? 1572 में। दूसरा कौन लेके आएगा? मानसिंह लेके आएगा 1573 में। और इसमें क्या होता है? हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और तीसरा कौन लेके आएगा? भगवंत दास लेके आएगा। और चौथा कौन लेके आएगा? टोंडरमल लेके आएगा। और चारों की चारों शिष्टमंडल क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। और इसके बाद 1576 18 जून 1576 मैदान सज जाता है हल्दी घाटी का और शुरू होता है हल्दी घाटी का एक ऐतिहासिक युद्ध जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ये हल्दी घाटी का मैदान है क्या, किस तरह से यहां पे युद्ध लड़ा जाता है और कौन सी विधि का प्रयोग महाराणा प्रताप द्वारा किया जाएगा। क्योंकि एक युद्ध नीति है गुरिल्ला युद्ध नीति, उस गुरिल्ला युद्ध नीति का जिक्र देखने को मिलता है किस युद्ध में? जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा होगा। ओके, तो चलिए डेट जरूर याद रखनी है, 18 जून 1576। ओके, ये डेट आपके माइंड में जरूर रहनी चाहिए। यहां क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, देखिए नाम से पता चल रहा है हल्दी घाटी, मतलब घाटी क्षेत्र में ये युद्ध होने वाला है। और घाटी राजस्थान में कौन सी लगती है? अरावली की लगती है। तो अरावली पर्वत श्रेणियों के अंदर क्या होता है? ये युद्ध होता है। ये युद्ध क्या होता है? इस तरह से 2 पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच का जो दर्रा है या ये जो भाग है, यहां पे ये युद्ध लड़ा जाता है। कहां पे? इन पहाड़ियों के बीच में लड़ा जाता है और इसी को बोला जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए युद्ध शुरू होता है और जो पृष्ठभूमि तैयार करके देने वाला मानसिंह है, कौन होगा? एक तरफ मानसिंह होगा जो कि मुगल दरबार में 9 रत्नों में से एक है। और दूसरी तरफ कौन होगा? यहां पे महाराणा यहां पे युद्ध के लिए आएंगे। देखिए यहां एक वीर सेनापति की कहानी भी देखने को मिलती है कि किस तरह से वो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है अपने राष्ट्र के लिए। तो एक तरफ मानसिंह है और दूसरी तरफ कौन है? महाराणा है। और देखिए सेनापति के रूप में आ रहे हैं अकबर के कौन? मानसिंह। इसके अलावा कौन है? आसफ खान। कौन है? आसफ खान। आसफ खान भी क्या है? एक सेनापति के रूप में इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा झालाविदा। कौन है? झालाविदा। ये क्या है? महाराणा की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले हैं। तो 4 शख्सियत का नाम याद रखना है। कब? 18 जून 1557 हल्दी घाटी की जब बात करेंगे, एक तरफ मानसिंह होंगे और दूसरी तरफ कौन होंगे? महाराणा होंगे। महाराणा के साथ कौन होगा? झालाविदा होगा। और कौन इस युद्ध में भाग लेने वाला है? आसफ खान इस युद्ध में भाग लेने वाला है। युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है ना। युद्ध लड़ते लड़ते क्या होता है? महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, ठीक है ना। इनके घोड़े का नाम पूछ लेता है, चेतक याद रखना है। क्या? चेतक इनके घोड़े का नाम जरूर याद रखना है। तो महाराणा क्या होते हैं? इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये युद्ध हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप हार जाए, परंतु उसी वक्त इनका जो सेनापति झालाविदा है ये महाराणा की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि महाराणा क्या हो गए हैं? घायल हो गए। तो इनके घायल होने के बाद इतिहासकार बताते हैं, कौन? ओझा। इतिहासकार का नाम जरूर याद रखना है, ओझा। ओझा इतिहासकार है, ये इस कहानी को बताते हैं। ये कहते हैं कि झालाविदा महाराणा प्रताप के पास आते हैं और आने के बाद इनको कहते हैं कि आप ऐसे करिए, इस युद्ध के मैदान को छोड़ के चले जाइए, आपकी जगह अब इस युद्ध को नियंत्रण कौन करेगा या इसको आगे कौन बढ़ाएगा? इस युद्ध को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप मैदान से दूर जाइए और अपना उपचार कराइए, क्योंकि यदि युद्ध के दौरान आपको कुछ हो गया तो सेना का मनोबल बहुत ज्यादा गिर जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि
झालावीदा जो है ये कद काठी में बिल्कुल महाराणा प्रताप के समांतर दिखते थे, यानी जितनी कद काठी महाराणा की थी उतनी किसकी थी, झालावीदा की थी। तो ये क्या काम करते हैं, जो पोशाक महाराणा ने पहन रखी होती है उस पोशाक को झालावीदा धारण करते हैं और युद्ध को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और अंत में क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किसको, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हल्दी घाटी के मैदान में एक भारत का या राजपुताना सूरवीर झालावीदा इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और ये युद्ध क्या रहता है, बेनतीजा रहता है, इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध। फिर इसके बाद होता है 1578 में, 1578 में क्या होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा, कुंभलगढ़ का युद्ध। इस युद्ध की डेट आपको जरूर याद रखनी है। कुंभलगढ़ का युद्ध कब होता है, 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा जाएगा। एक तरफ से कौन है, शाहाबाद, कौन है, शाहाबाद जो कि मुगल सेनापति हैं, और दूसरी तरफ कौन लड़ेंगे इस युद्ध को, महाराणा इस युद्ध को लड़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। इस कुंभलगढ़ युद्ध में क्या होता है, कुंभलगढ़ युद्ध में मुगल काफी हद तक जीत जाते हैं। मुगल क्या है, काफी हद तक जीत जाते हैं, और जीतने के बाद महाराणा के हाथ से बहुत सारे क्षेत्र चले जाते हैं। तो याद रखना है कौन सा, कुंभलगढ़ का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था, 1578 में लड़ा गया था। एक तरफ से कौन लड़ रहे हैं, शाहाबाद लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, महाराणा कर रहे हैं। इसमें लगभग जीत किसकी रहती है, मुगलों की रहती है, और मुगल काफी सारे क्षेत्रों को हथियाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद याद रखना है 1582 का दिवेर का युद्ध। कौन सा, 1582 दिवेर, दिवेर का युद्ध। ओके, तो दिवेर के युद्ध की बात करें तो एक तरफ वापिस मुगल होने वाले हैं, एक तरफ कौन होने वाले हैं, मुगल होने वाले हैं, और इनके सामने कौन होंगे, महाराणा होंगे। और महाराणा के साथ साथ क्या है, उनका पुत्र अमर सिंह, कौन है, पुत्र अमर सिंह है, ये भी क्या है, इस युद्ध में भाग लेते हैं। और ये जो 1582 का दिवेर का युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है कि अपने हारे हुए क्षेत्रों को महाराणा पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि थोड़ा वो जो क्षेत्र अब तक जीते थे मुगल, उस क्षेत्र को भी वापस किस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में हार जाते हैं, और हारने के बाद वो क्षेत्र किसके अधीन आ जाता है, महाराणा के अधीन आ जाता है। ओके, और अंत में 1597, कब, डेट याद रखनी है, 1597 अनेक कंपटीशन एग्जाम में पूछी है। तो 1597 में क्या होती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं। ओके, और इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के ऊपर अकबर खुद रोया था, क्योंकि अकबर खुद मानता था कि यह बहुत बड़ा एक योद्धा था। और इनका कहना था अकबर का कि आज के दिन एक बहुत बड़ा योद्धा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। और एक इतिहास में एक और कहानी देखने को मिलती है अकबर के बारे में कि अकबर सूफी संतों के पास बहुत जाया करता था, और एक सूफी संत ने यह घोषणा की थी कि जिस दिन आप महाराणा प्रताप के सामने आमना सामना आपका युद्ध के मैदान में होगा, वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी होगा। और यही कारण है कि महाराणा के कभी भी अकबर आमने सामने आके युद्ध नहीं लड़ता। आप चाहे किसी युद्ध की बात कर लो, चाहे हल्दी घाटी की बात कर लो तो इसमें मानसिंह नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे आप कुंभलगढ़ की बात कर लो तो यहां पे शाहाबाद इसका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे आप दिवेर के युद्ध की बात कर लो, किसी भी युद्ध के अंदर अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इस बात से पता चलता है कि अकबर खुद कितना खौफ खाता था महाराणा प्रताप की वीरता से, ठीक है ना। एक बात यहां पे एक और शख्स के बारे में याद रखनी है कि महाराणा प्रताप ने कौन सी विधि अपनाई थी। देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है और उसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं।
जंगलों में जाने के बाद भी क्या काम करते हैं, लगातार मुगल सेना पे आक्रमण करते रहते हैं, उनको नाकों चने चबाते रहते हैं। और एक युद्ध विधि होती है गुरिल्ला युद्ध विधि। कौन सी? गुरिल्ला। इस गुरिल्ला युद्ध विधि की हेल्प से क्या करते थे, ये लगातार मुगल सैनिकों पे आक्रमण करते थे और उनको बार बार धूल चटवाने का काम करते थे। यही कारण है कि जब तक 1597 तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं होती, तब तक मुगल सेना कभी भी चैन से नहीं जी पाई। ठीक है ना। इसके अलावा एक शख्स का नाम और याद रखना है, जिनके नाम पे आजकल कार्ड बनते हैं। जिस वक्त महाराणा प्रताप जंगलों में होते हैं, उस समय इनको सहायता की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि युद्ध के अंदर ये जब कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, ये अपने क्षेत्रों को हार चुके होते हैं। तो अब समय था इनके पास सेना इकट्ठा करने का, और सेना का रख रखाव और हथियारों के लिए आवश्यक थी सहायता। और वो सहायता देने का काम कौन करते हैं? सहायता देने का काम करते हैं भामाशाह काम करते हैं। तो ये बात जरूर याद रखनी है। और महाराणा प्रताप के बाद क्या है, अमर सिंह इनके आगे राज को चलाने का काम करते हैं। ओके, तो ये कहानी आपको जरूर याद रखनी है महाराणा प्रताप से संबंधित। और जो मैंने 3 डेट बताई, उन डेट्स को जरूर याद रखना है कि कब मृत्यु हुई, कब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कब कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, और कब दिवेर का युद्ध लड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण तारीख है और इनके नतीजे भी जरूर याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अकबर ने और कौन कौन से काम किए थे, तो चलिए इनके कारनामों के बारे में देखें। तो एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, सलीम का नाम आता है। ठीक है ना। जब भी हम अकबर का नाम आता है, 2 शख्सियत का नाम दिमाग में जरूर आता है, एक बिरबल का आता है और दूसरा सलीम का आता है। तो सलीम को देख लेते हैं। शेख सलीम कौन है? शेख सलीम, सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह पे जाता है अकबर। ये वो सलीम नहीं है जिनका आगे जन्म होने वाला है, ठीक है ना, ये अलग है। शेख सलीम चिश्ती की क्या जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं और यहां पे मुराद मांगते हैं कि हे अल्लाह मेरे को एक नायाब पुत्र देते। और नायाब पुत्र कौन सा दे दिया इनको आगे? सलीम दे दिया। तो सलीम के लिए कहां दुआ मांगी थी इन्होंने? तो याद रखना है शेख सलीम की दरगाह पे। और 1569 में 1569 में क्या होता है? सलीम का जन्म होता है। तो ये जरूर याद रखनी, सलीम का जन्म कब होता है? तो 1569 में होता है। किसकी दरगाह पे ये मुराद मांगते हैं? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे मांगते हैं और इनकी मुराद मान ली जाती है। इसीलिए इनका नाम भी क्या रख देते हैं बाद में? ये सलीम रख देते हैं। ये बात जरूर याद रखनी। ओके, एक डेट याद रखनी है 1575 को लेके। 1575 की डेट जरूर याद रखनी है, जब ये क्या काम करेंगे? इबादत खाने का निर्माण कराएंगे। क्या कराएंगे? इबादत खाने का निर्माण। देखिए, इबादत खाना वो जगह होती है जहां बैठ के इबादत की जाती है। इबादत यानी कि प्रार्थना, ठीक है ना। तो ये क्या काम करते हैं? एक इबादत खाने का निर्माण करते हैं, क्योंकि अकबर एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान देखने को मिलता है। हालांकि अपने प्रारंभिक फेज में ये कट्टरता का परिचय देते हैं, परंतु उसके बाद क्या है? धार्मिक सहनशीलता की नीति को अपनाते हैं और उसी के मद्देनजर क्या है? इबादत खाने का निर्माण करवाते हैं, जिसमें अलग अलग धर्म गुरु बैठते हैं और उन धर्म गुरुओं से उस धर्म की अच्छी अच्छी बातों को ये सुना करते थे और उनको अपने जीवन में धारने का काम करते थे। तो इबादत खाने का निर्माण कब होता है? 1575 में होता है। 3 साल तक, कब तक? 3 साल तक केवल इस्लाम के लिए था। केवल इस्लाम के लिए था। यानी कि 1575 में बना, 76, 77 और 78 तक ये सिर्फ किसके लिए खुला रहा? इस्लाम धर्म के लिए खुला रहा। और 1578 में 78 में क्या किया? सभी धर्मों के लिए, किसके लिए? सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया।
ठीक है ना। अब क्या होता था, सारे धर्मों के लोग यहां आते थे, अलग अलग धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु आते थे, जैन आते थे, बौद्ध आते थे, ईसाई आते थे, इस्लामिक आते थे, और बैठ के क्या करते थे, धर्म के ऊपर वार्तालाप किया करते थे। और जो जो बातें अकबर को अच्छी लगती थी उन बातों को क्या कर लेते थे, ये अपना लेते थे। और याद रखना है, विजय चंद्र और हरिश्चंद्र का, किसका नाम, विजय चंद्र, विजय चंद्र और हरिश्चंद्र, ये दोनों क्या है, जैन धर्म गुरु है। क्या है, जैन धर्म गुरु है। कौन, विजय चंद्र और हरिश्चंद्र। तो ये किसके दरबार में आते हैं, अकबर के दरबार में, या मैं कहूं इबादत खाने में आते हैं, जहां से कई सारी बातें अकबर को सीखने को मिलती हैं। और यही कारण है, इतिहासकार कहते हैं कि अकबर घंटों तक इबादत खाने में बैठा रहता था और सारे लोगों की बातें सुनता रहता था। इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि 79 में इन्होंने क्या किया, एक नया धर्म बना दिया, इलाही। कौन है, दीन ए इलाही। कौन सा धर्म, दीन ए इलाही। नए धर्म की शुरुआत, देखिए डेट्स पूछता है इसलिए मैं बार बार ये डेट्स लिख रहा हूं। दीन ए इलाही की स्थापना कब होती है, 1779 के अंदर क्या होता है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है। और इसकी नींव कौन डालता है, इबादत खाना डालता है, क्योंकि लगातार ये इनकी बातें सुनता रहता है और सुनने से क्या होता है, काफी ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है क्यों ना मैं भी एक नया धर्म शुरू कर दूं। तो दीन ए इलाही क्या था, नया धर्म था इनका। क्या था, नया धर्म था। ठीक है ना। इस दीन ए इलाही में जो रविवार का दिन था, कौन सा, रविवार का दिन क्या होता था, महत्वपूर्ण होता था। इसकी जो धार्मिक बैठकें होती थी वो कब होती थी, रविवार के दिन होती थी। यदि पूछ लिया जाए दीन ए इलाही का राज पुरोहित कौन था या मुख्य पुरोहित कौन था, तो ये कौन था, खुद अकबर था। कौन था, अकबर क्या था, खुद इसका पुरोहित था। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही को मानने वाला पहला हिंदू कौन सा था, तो याद रखना है बिरबल। कौन था, बिरबल या महेश, महेश दास कौन था, प्रथम हिंदू था जिसने क्या किया था, दीन ए इलाही धर्म को कबूल किया था या इसको माना था। ठीक है ना। और यहां कहानी नहीं रुकी, 1583 में, तब 83 में इन्होंने क्या काम कर दिया, इलाही संवत, किसकी, इलाही संवत, संवत की क्या कर दी इन्होंने, स्थापना कर दिया, प्रारंभ कर दिया, यानी कि इन्होंने अपने खुद का क्या कर दिया, कैलेंडर जारी कर दिया। तो ये एक धार्मिक परिचय देखने को मिलता है, किसका, अकबर का। यानी कि 1575 में क्या कर रहे हैं, इबादत खाने का निर्माण कर रहे हैं। 3 साल के बाद क्या है, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल देते हैं। इनके दरबार में कौन है, विजय चंद्र और हरिश्चंद्र नाम के जैन धर्मगुरु आते हैं। 79 में क्या काम करते हैं, दीन ए इलाही नया धर्म बना देते हैं। महत्वपूर्ण दिन कौन सा रख दिया, रविवार रख दिया। राज पुरोहित खुद कौन हो गया, अकबर हो गया। इसको मानने वाला पहला हिंदू कौन हो गया, बिरबल या महेश दास हो गया। और 1583 में क्या कर दिया, इलाही संवत की इन्होंने स्थापना करने का काम कर दिया। तो ये मुख्य रूप से इनके धार्मिक नीति को रह के इनके विचार रहे। इसके अलावा इन्होंने कई सारी प्रथाएं भी अपने दरबार में शुरू की थी। कई बार इनकी जो प्रथा होती है, इन प्रथा को लेके भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे दरबार में 24 घंटे आग का जलाए रखना, जिसको कि न्याय का प्रतीक भी मानते थे। ठीक है ना। झरोका दर्शन देखने को मिलता है। सजदा और पोबास जैसी एक तरह से कहे जाए तो क्रूंति के रूप में जिसको जाना जाता है, वो भी इनके दरबार में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अन्य प्रथा की बात कर लेते हैं। तो 24 घंटे दरबार में आग का जलाना, आग का जलाना, जो कि इनके न्याय का प्रतीक माना जाता था। ये अपने दरबार के अंदर 24 घंटे आग जलाए रखते थे, जो कि जनता को यह बताता था कि आप किसी भी वक्त मुगल दरबार में आ सकते हैं, आपको उचित न्याय दिया जाएगा। दूसरा क्या था, तुलादान। कौन सा, तुलादान। अब देखिए
एक तो आज तुलादान करते हैं, एक उस वक्त तुलादान हुआ करता था। बड़ा फर्क है इस प्रथा में, देखने से बड़ा आसान सा शब्द लगता है। तुलादान में क्या होता था, आम जनता को, राजा को क्या करना पड़ता था, सोने और चांदी से, किससे, सोने, चांदी और हीरे यानी कि बेशकीमती जो चीजें होती थी उनसे राजा को साल में एक बार तोला जाता था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जनता के ऊपर थोपने वाली बात जैसा था, परंतु इस प्रथा का भी क्या था, इनके दरबार में प्रचलन देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा सिजदा और पाबोस, कौन सा, सिजदा और पाबोस, पाबोस, इस प्रथा का भी क्या था, इनके दरबार में प्रचलन था। देखिए इस प्रथा का पहली बार प्रचलन करने का श्रेय बलबन को जाता है। किसको जाता है, गुलाम वंश के बलबन को जाता है, जिन्होंने पहली बार सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू किया था। सिजदा का मतलब ये होता है कि जब राजा दरबार में आएगा तो सारे दरबारी उनको झुककर क्या करेंगे, सलाम करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता था सिजदा। पाबोस की बात करें तो पाबोस वो प्रथा होती थी जिसके अंदर जो दरबारी लोग हैं वो राजा के पैर के पास आएंगे और राजा के पैर के अंगूठे को मुंह से चूमेंगे। तो ये प्रथा कौन सी होती थी, पाबोस प्रथा होती थी। इसका प्रचलन पहली बार बलबन ने किया था, परंतु ये क्या है, अकबर के दरबार में भी देखने को मिलते थे। इसके अलावा झरोखा दर्शन, कौन सी, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन का भी क्या है, प्रचलन किया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और पहली बार इसके प्रमाण की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसके, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसके द्वारा इस प्रथा को आरंभ किया गया था। परंतु ये झरोखा दर्शन क्या, मुगल दरबार में किसने शुरू की थी, पहली बार अकबर को इसका श्रेय शुरू करने का श्रेय जाता था। जिसके अंदर क्या होता था, साल में एक दिन राजा जनता के सामने जाता था, आम गलियों में से गुजरता था। उस टाइम बड़ी सिक्योरिटी रखी जाती थी, जैसे आज प्रधानमंत्री की चारों तरफ रखी जाती है। एक पालकी के अंदर खुद राजा बैठा होता था, चारों तरफ सैनिक होते थे, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता था, झरोखा दर्शन बोला जाता था, यानी कि जिसमें आम जनता भी राजा के क्या कर सके, दर्शन कर सके। तो इस तरह की 4-5 विधियां जरूर याद रखनी है जो कि अकबर के दरबार में काफी ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके नवरत्न की, कि इनके 9 रत्न कौन कौन से थे, ठीक है ना। ओके, चलिए नवरत्न की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो कहानी शुरू होती है वो होती है बिरबल से, क्योंकि आज तक जितने आपने किस्से सुने होंगे तो वो लगभग किससे संबंधित सुने होते हैं, बिरबल से संबंधित सुने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नवरत्न की, कि इनके दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे जिन पे अकबर को बड़ा मान था। पहला था बिरबल, कौन था, बिरबल। देखिए इनका सबसे महत्वपूर्ण दरबारी, एक कवि के रूप में भी इनको पहचाना जाता है और बताया जाता है अकबर के सबसे ज्यादा करीबी भी कौन थे, बिरबल थे, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था इनका वास्तविक नाम, महेश दास था। जबकि इनको अकबर नाम किसने दिया था, बिरबल नाम किसने दिया था, तो अकबर ने इनको बिरबल नाम दिया था, ठीक है ना। तो इनका वास्तविक नाम महेश दास है, ओके। जिनकी बुद्धिमत्ता से अकबर बताया जाता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1586, कब, 1586 में क्या होता है, कश्मीर के अंदर विद्रोह पैदा हो जाता है अकबर के विरुद्ध, और उसी कश्मीर विद्रोह को दबाने जाता है। किसको, कश्मीर विद्रोह को दबाने जाता है। और इसी विद्रोह दबाने के दौरान क्या होती है, बिरबल की एक रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है, ओके। चलिए दूसरी बात करते हैं तानसेन, जिनको कि 7 सुरों के सम्राट माना जाता था। किसको, तानसेन को, जिनका वास्तविक नाम रामतनु देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रामतनु इनका क्या है, वास्तविक नाम देखने को मिलता है, जो कि ग्वालियर घराने से थे। किससे थे, ग्वालियर
घराने से इनका संबंध देखने को मिलता है। राग मल्हार की बात करें तो राग मल्हार किनकी रचना है? तानसेन की है। और यहां तक बताया जाता है ये मेघदूत गाने में भी बड़े माहिर थे। ओके, राग मल्हार और मेघदूत इनकी क्या है? मुख्य रूप से याद रखना है। कहते जिस वक्त ये राग गाया करते थे उस वक्त बिन बादल बरसात शुरू हो जाती थी। ठीक है ना। चलिए अगले की बात करते हैं, टोडरमल। कौन से? टोडरमल, जो कि चौथा शिष्टमंडल लेके महाराणा प्रताप के दरबार में गए थे। इनके बारे में अनेक बार प्रश्न आया है कि ये किस पद पे थे और उन्होंने कौन सी प्रथा शुरू की थी। तो याद रखना है ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और दहशाला, क्या? दहशाला, दहशाला प्रथा ये एक भूमि कर लेने की प्रथा थी। इसका श्रेय भी किसको जाता है? टोडरमल को दिया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे की, अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या? अब्दुल रहीम खान ए खाना। देखिए अब्दुल रहीम इनका वास्तविक नाम था, जबकि बाद में इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? खान ए खाना की इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है ना। ये वही है जो किसकी संतान है? बैरम खां की। और बाद में क्या है? ये किसकी संतान माने जाते हैं? अकबर की। कौन? अब्दुल रहीम, जिनको कि खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने क्या किया था? बाबरनामा, इसका जो बाबरनामा है इसका फारसी अनुवाद, कौन सा अनुवाद? फारसी अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है? अब्दुल रहीम खान ए खाना को दिया जाता है। ओके, इसके बाद आता है मान सिंह। कौन है? मान सिंह। ये वही है जो दूसरा शिष्टमंडल लेके अकबर के महाराणा के दरबार में जा रहे हैं और हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं। ये कहां के शासक थे? आमेर के रहने वाले थे। ओके, और इनको सबसे ज्यादा मनसब सबसे ज्यादा किसको दिया जाता था? तो वो दिया जाता था मान सिंह को। ठीक है ना। एक राजपुताना थे, राजपूत थे। आगे है अबू फजल। फजल, देखिए अबू फजल का अगर नाम आता है तो आईने अकबरी सबसे पहले माइंड में आता है। ओके, कहां के रहने वाले थे ये भी देख लीजिए, नागौर के थे। आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो याद रखना है अबू फजल क्या है? आईने ए अकबरी के लेखक। ओके, इसके बाद जो आपको नाम याद रखना है फेजी। किसका नाम याद रखना है? फेजी। फेजी क्या है? अबू फजल का भाई है। किसका भाई है? अबू फजल का भाई है। और जो अधूरी रह गई थी, देखिए इतिहासकार मानते हैं कि अबू फजल को सलीम द्वारा मरवा दिया गया था, इसलिए जो बाकी बची हुई आईने अकबरी थी इसको पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता है? पूर्ण करने का श्रेय जाता है फेजी को जाता है। चलिए दो रहे उनको और देख लेते हैं। आठवें की बात करें तो हकीम हमाम। कौन? हकीम हमाम देखने को मिलते हैं। और नौवें की बात करें तो नौवें नंबर पे कौन देखने को मिलते हैं? मुल्ला दो प्याजा। कौन है? मुल्ला दो प्याजा। बताया जाता है ये जो मुल्ला दो प्याजा है ये प्याज खाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए इनको प्याजा बोला जाता था। इनका जन्म जात नाम प्याजा नहीं था, मुल्ला दो प्याजा। प्याज की पसंदा मुख्य इनकी पसंद होने के कारण इनको ये बोला जाता। ठीक है ना। चलिए तो ये इनके मुख्य 9 रत्न याद रखने हैं और इनके बारे में जो मैंने महत्वपूर्ण शब्दावली बताई उनको भी आपको जरूर याद रखना है। अंत में क्या होता है? 1605 में। कब? 1605 आगरा। आगरा में क्या है? इनको पेचिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पेचिस। पेचिस की वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और मृत्यु हो जाने के बाद क्या है? याद रखना है सिकंदरा। कौन सी? सिकंदरा जगह का याद रखना है जहां पे इनका क्या है? मकबरा आज स्थापित है। ओके, देखिए बताया जाता है कि
अकबर के अंतिम दिनों में सलीम ने इनको काफी ज्यादा परेशान किया था। इनके नवरत्न जो थे, नवरत्नों के अंदर जिन अबू फजल को देखा जाता है, इनको भी मरवा दिया था। अनेक बगावतें देखने को मिलती है और बताया जाता है अकबर अपने अंतिम दिनों में काफी ज्यादा परेशान था। और अंत में क्या है, 1605 में आगरा में पेचिस की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनकी पसंदीदा जगह सिकंदरा के अंदर इनको दफना दिया जाता है। तो ये था मुख्य रूप से हमारा अकबर, ठीक है ना। अकबर ने जो मुख्य नीतियां अपनाई, जो नवरत्न थे, इनकी युद्ध प्रणाली हमने देखी, हमने इनके बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, इन चीजों की स्थापना की। ओके, और इसके अलावा क्या है, इनकी धार्मिक सहनशीलता की नीति को भी देखा और खास करके हमने बैरम खां और जो पेटीकोट शासन है उसके ऊपर भी जिक्र किया। तो इसी के साथ हमारा अकबर समाप्त होता है। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो सलीम को स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे सलीम के जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटती हैं और सलीम किस तरह की भारत में स्थापत्य कला लेके आता है, किस चीज में वो माहिर था। ओके, जैसे अकबर की बात करें तो ये वीणा बजाने में माहिर था, तो उसी तरह से देखेंगे सलीम को किस चीज में ख्याति हासिल होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, घर रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।